सो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि बुआंट फोर्स का 4 फॉर्मूले हैं। बुआंट फोर्स को 4 तरीके से समझ सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। पहला हुआ इट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होगा। दूसरा हुआ इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड। सारे वेराइटी के ऊपर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, अभी आप लोग देखोगे। तीसरा हुआ इट इज द लॉस ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड। सॉलिड को डुबाएंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा हल्का हो गया, जितना लॉस ऑफ वेट हुआ वो हुआ बुआंट फोर्स। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में देखें। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस करते हैं। When a block of weight W0 is immersed into a liquid, its apparent weight is W1. When immersed into a second liquid, the apparent weight is W2. Find the ratio of densities of the two liquids. एक लिक्विड में डुबाया, ब्लॉक का वेट था W0, एक लिक्विड में डुबाया तो वेट बन गया W1, दूसरे में डुबाया तो वेट बन गया W2, क्योंकि अपरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट। तो दोनों लिक्विड का डेंसिटी चाहिए। तो पहला लिक्विड में चलो ऐसे करते हैं कि लेट V इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पहला केस में बुआंट फोर्स कितना था? इट इज लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट, बुआंट फोर्स का 2 फॉर्मूला हम देखें। क्या था? रो एल रो 1 भी जी। लॉस ऑफ वेट क्या हुआ? एक्चुअली वेट था W0, अब हो गया है W1, तो लॉस हो गया कितना? W0 माइनस W1। सेकेंड केस में अगेन B2 द बुआंट फोर्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ B2 कितना है? इट इज रो एल रो 2। अगर दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो 2 है, वॉल्यूम तो V है सॉलिड का इंटू जी है, रो 2 भी जी नहीं, दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट कितना हो गया? W0 माइनस W2। इतना लॉस ऑफ वेट हुआ है। फाइन। अगर ये बात है तो दोनों स्टेटमेंट को डिवाइड कर दो। दिस बाय दिस विल बी गिविंग यू रो 1 बाय रो 2। क्या देगा ये? रो 1 बाय रो 2। कितना हो जाएगा? इट इज W0 माइनस W1 बाय W0 माइनस W2। क्या सबको समझ में आया? यस। कितना सिंपल है। तो ये चीज सबको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको बना लेते फॉर रिकॉर्डिंग सेक। ये ऐसा हुआ तो क्या कंक्लूजन मिला कि ये हो गया आंसर। रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स रो 1 बाय रो 2। क्या मिला? रो 1 बाय रो 2 इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है। रो बाय 2 इज डेंसिटी ऑफ ए, रो बाय 3 इज डेंसिटी ऑफ बी। If both the blocks have same volume, find tension in which thread is more. अब इन दोनों का डेंसिटी कम होने के कारण ये फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं लिक्विड में, तो थ्रेड टाइट है। दोनों में से कौन सा थ्रेड में टेंशन ज्यादा है? दिया है कि दोनों ब्लॉक का वॉल्यूम सेम है एंड दे आर इन द सेम लिक्विड। क्या बता सकते हो कौन से ब्लॉक के ऊपर बुआंट फोर्स ज्यादा होगा? रो बाई 2 वाला ब्लॉक या रो बाई 3 डेंसिटी वाला ब्लॉक? सेम होगा, क्योंकि बुआंट फोर्स का फॉर्मूला था रो एल वी जी। रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो दोनों के ऊपर बुआंट फोर्स बराबर आया। इसके ऊपर जितना आया इसके ऊपर भी उतना ही आया। B1 और B2 बराबर है। अच्छा, दोनों ब्लॉक का वॉल्यूम बराबर है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है। कौन सा ब्लॉक का वेट ज्यादा है, ए का या बी का? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास, मास इंटू जी होता है वेट। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका वेट ज्यादा। रो बाई 2 इज डेंसिटी ऑफ ए, मतलब ए का वेट W1 ज्यादा है, बी का वेट W2 कम है कि नहीं? अगर ब्लॉक का फ्लूइड डायग्राम करते हैं कोई भी केस में तो उसके ऊपर बुआंट फोर्स है, वेट है और थ्रेड इसको खींच रहा है। In either case, you will say T is equal to B minus W, because T plus W is equal to B for equilibrium. अब T1 is B1 minus W1, T2 is B2 minus W2। B1 B2 बराबर है
जबकि W1 बड़ा है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? T1 इज मोर और T2 इज मोर। B1 B2 बराबर है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। हमें मालूम है कि B1 और B2 बराबर है। यहां पर पता चला B1 इज इक्वल टू B2, है ना। अब बताना है और W1 इज मोर देन W2, ये भी पता चला क्योंकि पहले वाले का डेंसिटी ज्यादा है। तो बताओ कौन से केस में टेंशन ज्यादा होगा? सेकेंड केस में टेंशन ज्यादा है। तो क्या कंक्लूजन मिला? T2 इज मोर देन T1। समझ में आया? नेक्स्ट केस, यहां पर दिया है कि कोई एक फिजिकल बैलेंस है, 1 kg कॉटन रखे इधर, 1 kg आयरन रखे इधर, whose apparent weight will be more। सर 1 kg कॉटन है, 1 kg आयरन है, m into g होता है, वेट तो बराबर होगा। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुआंट फोर्स। तो दिस इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, हियर इज आल्सो डिस्प्लेसिंग सम वॉल्यूम ऑफ एयर। उस एयर का भी तो कुछ वेट है। ऑब्वियसली 1 kg कॉटन विल बी हैविंग ए बिग वॉल्यूम बिकॉज डेंसिटी इज लेस। तो इसके ऊपर जो बुआंट फोर्स आ रहा होगा कॉटन के ऊपर, चलो इसको BC कहते हैं, और आयरन के ऊपर जो आ रहा होगा उसको BI कहते हैं। और कॉटन का वेट है 1g, इसका भी वेट है 1g। अब अपरेंट वेट किधर ज्यादा होगा? BC इज मोर देन BI, है कि नहीं? क्योंकि कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है, इट इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर। उस एयर का वेट इस एयर से, जो डिस्प्लेस्ड एयर से कम होगा। तो कॉटन के ऊपर ज्यादा आएगा बुआंट फोर्स, है कि नहीं? कॉटन के ऊपर ज्यादा बुआंट फोर्स आने के कारण बुआंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये चीज हल्का हो जाएगा। सो अपरेंट वेट किसका ज्यादा होगा? आयरन। तो कहेंगे अपरेंट वेट ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ कॉटन। रीजन क्या हुआ? इट इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर। ये जो आयरन है इट इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर, कॉटन है ये, जबकि दूसरा वाला आयरन है ये, ठीक है। ज्यादा डेंसिटी होने के कारण वॉल्यूम सेम है, 1 kg है दोनों का मास, बट दिस इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर, दिस इज डिस्प्लेसिंग लेस अमाउंट ऑफ एयर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, whose apparent weight is more, an empty balloon or an air filled balloon? एम्प्टी बैलून, कोई छोटा सा बैलून है, ये बैलून है, सॉरी ये कोई एक बैलून है, एम्प्टी है, हवा नहीं भरे हैं इसमें, इसका कुछ मास है कुछ वेट है। अब इसमें हवा भर दिए, ये बन गया ऐसे, ठीक है, नाड़ा बांध दिए यहाँ पे। अब इसका वेट ज्यादा है कि इसका वेट ज्यादा है? अपरेंट वेट आपको हो गया, हवा भर दिए तो वेट बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ेगा क्यों नहीं, लेकिन साथ साथ ये एयर को डिस्प्लेस भी तो कर रहा है, इट इज डिस्प्लेसिंग सम वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इसके ऊपर बुआंट फोर्स भी तो बढ़ रहा है। तो हम देखें कि जब इसमें हम हवा भर देते हैं होता क्या है कि पहले मान लो कि ये जो बैलून था, सॉरी ये जो बैलून था यहाँ पे, इसका कुछ बी था और कुछ वेट था, कुछ भी था, एंड वेट वाज मोर देन बी, इसलिए एम्प्टी बैलून को कहीं भी छोड़ दो रुक जाता है, गिर जाता है, वेट इज मोर देन बी, कुछ था। अब हुआ क्या है, यहाँ पर बुआंट फोर्स बढ़ गया है बाय सम अमाउंट डेल्टा बी, और वेट भी बढ़ गया है बाय सम अमाउंट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर बुआंट फोर्स ज्यादा बढ़ेगा वेट कम बढ़ेगा तो चीजें हल्का हो जाएंगे, बुआंट फोर्स कम बढ़ेगा बट वेट ज्यादा बढ़ेगा तो चीजें हेवियर हो जाएंगी। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से अगर डेल्टा बी ज्यादा है तो हम कहेंगे एयर फिल्ड बैलून हल्का हो जाएगा, डेल्टा बी कम है, डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे एयर फिल्ड बैलून का वेट बढ़ जाएगा। चलिए अब सोचना है कि ये डेल्टा बी और डेल्टा डब्ल्यू में से बड़ा कौन है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं सोचना है, आंसर को याद रखना है। जैसे 1 kg कॉटन 1 kg आयरन वाला दिए, इतना दिमाग नहीं लगाना है, यू हैव टू रिमेंबर द आंसर, बट हियर यू शुड हैव ए बेस टू अंडरस्टैंड। नाउ हवा भरने के बाद मान लो कि इसके अंदर वॉल्यूम हो गया V। नाउ व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू? डेल्टा डब्ल्यू इज द वेट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनसाइड, एक्स्ट्रा एयर अंदर, इनसाइड जो एयर है उसका डेंसिटी को रो आई कहो, इंटू V इंटू G। इस एयर का मास कितना है? डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड, इट इज डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड एंड
इट इज डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इनटू जी, ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा डेल्टा बी क्या है भाई, ये कुछ एयर को डिस्प्लेस किया है, कहां से, बाहर वाला एयर को, द एयर आउटसाइड। तो अंदर वाला एयर का डेंसिटी को रो आई बोलिए, बाहर वाला डेंसिटी को रो ओ बोलिए, रो आउटसाइड। सो डेंसिटी आउटसाइड इनटू V इनटू G, the buoyant force or change in buoyant force is the additional volume of air displaced। ये कुछ एयर डिस्प्लेस कर रहा था ये, लेकिन ज्यादा एयर डिस्प्लेस कर रहा है, कितना वॉल्यूम, वही V वॉल्यूम का। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, इट इज डेल्टा बी। अब ये दोनों को ध्यान से देखिए, अंदर वाला एयर, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है कि बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है। अब अगर इस बैलून में आप प्रिक कर दोगे, अंदर से हवा बाहर भागेगा कि बाहर से हवा अंदर भागेगा, अंदर से बाहर भागेगा, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। प्रेशर ज्यादा है मतलब उसको हम कंप्रेस करके रखेंगे कोई चीज को, तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। कुछ कॉटन है उसको कंप्रेस कर देंगे तो मास तो वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। सो व्हेन एयर इज एट हाई प्रेशर डेंसिटी इज मोर, क्योंकि हवा हम इसके अंदर भरे और बाहर का डेंसिटी एयर का वो कम है। तो आप कहोगे हियर डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज मोर देन डेल्टा बी, डेल्टा डब्ल्यू इज मोर देन डेल्टा बी। सो आप कहोगे दी inflated balloon or air filled balloon is air filled balloon is heavier, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा हो गया। पहले सोचो कि मैं समझा पाया कि आपको, could I explain you, समझ में आ गया? हाँ बढ़िया। तो हवा भर देने से बैलून का वेट, अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस मोर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज अबव द लिक्विड। यहाँ पर कोई एक कोनिकल ब्लॉक है, इसका निचला हिस्सा आयरन है, ऊपर वाला वुड है, कभी ऐसे रखा तो कभी ऐसे रखा है। कौन सा केस में ज्यादा वॉल्यूम है सरफेस से ऊपर? केस 1 में हम नेबरिंग कर देते हैं, ये केस 1 है और ये केस 2 है। सेम लिक्विड में दोनों को डुबा के रखे हैं, सेम ब्लॉक को दो अलग अलग पोजीशन में रखा गया है, कौन सा केस में ज्यादा वॉल्यूम ऊपर है? चलो पहले सोचते हैं कि ये अभी ऐसे लटका हुआ है, लटका हुआ है मतलब नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है। क्या आप बता सकते हो पहला वाला ब्लॉक के लिए बुआंट फोर्स ज्यादा है कि वेट ज्यादा है? बुआंट फोर्स ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, दोनों कैंसिल हो रहे होंगे, इसलिए रेस्ट में है। तो क्या कहेंगे, फॉर फ्लोटेशन, कोई चीज अगर फ्लोट कर रहा है आप कहोगे W इज इक्वल टू बी, है कि नहीं? तो दोनों केस में W इज इक्वल टू बी होगा, इसलिए तो रेस्ट में है। दोनों का वेट बराबर है, सेम ब्लॉक को रखे, मतलब दोनों का बी बराबर है, मतलब इसका केस में जितना बुआंट फोर्स आ रहा है उसके केस में उतने ही बुआंट फोर्स आ रहा है। बुआंट फोर्स इज रो एल वी इंटू जी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। इसका मतलब दोनों केस में बुआंट फोर्स बराबर है, तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है यहाँ पर भी उतनी ही वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। यहाँ पर जितना वॉल्यूम लिक्विड से बाहर है यहाँ पर उतने ही वॉल्यूम लिक्विड से बाहर होगा, क्योंकि बुआंट फोर्स इज सेम। समझ में आ गया? एज B1 is equal to B2 is equal to W, the volume inside is same in both case, दोनों केस में वॉल्यूम इनसाइड बराबर हुआ। क्या मेरी बात समझ में आया? आगे, a solid block of weight W0 was immersed into a liquid whose density is 1/3 times that of solid. Find apparent weight of solid in liquid. सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक सॉलिड है, अभी इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग,
लेकिन जैसे हमें 7 4 या 28 याद है, हम 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं या फिर 7 को 4 बार नहीं मिलाते। वी रिमेंबर दैट 7 4 या 28। सिमिलरली इसका कंक्लूडिंग जो क्रीम है उसको याद रखो ताकि आप फटाफट बताओगे। कोई ब्लॉक का वेट है W, समझ लो इसको। ब्लॉक का लेट V इज वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। सपोज इसका मतलब ब्लॉक का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G इज वेट ऑफ द ब्लॉक। और जो बॉन्ड फोर्स है वो लिक्विड का डेंसिटी इंटू V इंटू G। दिया है कि जो लिक्विड का डेंसिटी है वो सॉलिड का डेंसिटी का 1/3 है। दिस इज 1/3। तो आप क्या देख रहे हो, W बाई बी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। ये याद रखना, W बाई बी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। क्या बात समझ में आया? अब दिया है कि रो एल इज 1/3 ऑफ रो एस, इट इज 1/3 रो एस, तो ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 3। सो बॉन्ड फोर्स इज W/3। समझ में आया क्या? क्या कंक्लूजन मिला, क्या याद रखना है? व्हेन ए सॉलिड ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्स्ड इनटू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ/3, द बॉन्ड फोर्स ऑन इट इज W/3। अगर लिक्विड का डेंसिटी ρ/4 होता तो बॉन्ड फोर्स होता W/4। क्या बात समझ में आया? यस। कोई सॉलिड समझ में आया तो बताना। कोई सॉलिड एक लिक्विड में डुबाया गया, सॉलिड का वेट W था, इसको किसी एक लिक्विड में डुबाया गया जिसका डेंसिटी सॉलिड का डेंसिटी का आधा है। अब सॉलिड का जो होगा आपका क्या कहते हैं बॉन्ड फोर्स सॉलिड के ऊपर, वो कितना होगा, W/2, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी उसका आधा है। नहीं? अच्छा, ऐसा हो गया। तो बॉन्ड फोर्स हो गया W/3। पूछा अपरेंट वेट, अपरेंट वेट कैसे निकालेंगे? हाउ विल फाइंड आउट द अपरेंट वेट? एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट। एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट विल बी द अपरेंट वेट। तो फिर अपरेंट वेट क्या हो गया? यू सी द अपरेंट वेट इज इक्वल टू, इट इज W0 और ऑफ थ्रस्ट हो गया W/3, तो आंसर हो गया 2W/3। समझ में आया क्या? यस यस यस, अंडरस्टूड। चलिए, when a solid was immersed into water, the liquid level rises. Find upthrust on solid. देखो ये एक वर्टिकल लिक्विड ट्यूब है जिसमें पानी रखा है, 80 सेंटीमीटर तक पानी था, बेस का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। कोई सॉलिड को डुबा दिए तो लिक्विड लेवल चढ़ गया, कहाँ तक, 110 सेंटीमीटर तक। बोला है कि इसके ऊपर बताओ अपथ्रस्ट कितना आ रहा है। यू नो अपथ्रस्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है? लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया, देखो 80 से बढ़ के 110 हो गया है, मतलब इतना वॉल्यूम का लिक्विड एक्स्ट्रा हो गया है, ये वॉल्यूम का लिक्विड एक्स्ट्रा हो गया है कि नहीं? सो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया? ये हाइट कितना है भाई, 110 माइनस 80 इंटू एरिया, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 30 into 10, 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड। एंड यू नो द वेट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर सीसी। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर displaced is equal to 300 into density of water, which is 1 gram per cc. Density of water is 1 gram per centimeter cube. So ये हो गया 300 ग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा, ये 0.3 kg है, इंटू 10 करो, 3 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो हम कहेंगे वेट और बॉन्ड फोर्स इज 0.3 kg into G is equal to 3 Newton.
So the buoyant force on the solid will be 3 Newton. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ, नॉलेज तो लेना है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। मेरे बलबूते पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आई एम जस्ट ए सपोर्टिंग, यू रेदर कॉल मी ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रिएक्शन में कोई काम नहीं होता है, वो खाली इस रिएक्शन को एक्सीलरेट करवाता है। मेरा काम वही है। नेक्स्ट, सेम सॉलिड ए एक सॉलिड है, इज जस्ट इमर्स्ड इनटू लिक्विड। छोड़ देते तो शायद फ्लोट करता, डुबा के रखे हैं। कैसे? बाय कीपिंग ए ब्लॉक M1 above it और फिटिंग ए ब्लॉक M2 below it। ऊपर एक ब्लॉक रखो M1 या फिर नीचे से कोई वजनदार ब्लॉक लगा दो। दोनों ही केस में ये ऐसे फ्लोट कर रहा है। इधर क्लियर? अच्छा, पूछा है कौन ज्यादा है, M1 और M2। सेम ब्लॉक है, ये ब्लॉक का जितना वेट होगा ये ब्लॉक का भी उतना ही वेट होगा। चलिए इसको केस 1 कहते हैं, ये केस 2 कहते हैं। और केस 1 में ये फ्लोट कर रहा है, मतलब जो वेट है और जो बुआंट फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आप कहोगे B1, पहला केस B1 इज W प्लस M1 इंटू G। दूसरे केस में B2 इज W प्लस M2 इंटू G, है कि नहीं? दोनों ही केस में ये भी फ्लोट कर रहा है, भी फ्लोट कर रहा है। जितना अपथ्रस्ट है उतना ही डाउनवर्ड वेट है, तो दोनों बराबर है। समझ में आया? अब सोचो और बताओ, B1 ज्यादा है कि B2 ज्यादा है? B क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कौन सा केस में ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? पहला केस में कि दूसरे केस में? सेकेंड केस में, क्योंकि ये ब्लॉक का वॉल्यूम का लिक्विड प्लस ये जो झूल रहा है उसका भी। सो B2 इज मोर देन B1। अगर B2 B1 से ज्यादा हुआ, M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है? M2 ज्यादा है। as B2 is more than B1 implies M2 is more than M1। क्या मेरी बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वुडन ब्लॉक्स। तीनों वुडन ब्लॉक है, वुड के बनाए हुए, मतलब डेंसिटी बराबर है। और सेम मास, तीनों का मास भी बराबर है, डेंसिटी बराबर है, मास बराबर है, तो वॉल्यूम भी बराबर है। आर फ्लोटिंग इन द सेम लिक्विड। तीनों की बेस पे जो फोर्सेस आ रहे हैं F1, F2, F3, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखना है। दिस क्वेश्चन इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ बुआंट फोर्स। बुआंट फोर्स था क्या? इट इज the resultant of all forces exerted by the liquid on the surface of the immersed solid। जब किसी एक सॉलिड को लिक्विड में डुबोते हैं, लिक्विड सॉलिड का सरफेस पे हर जगह नॉर्मल फोर्सेस देता है, वो सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट को बुआंट फोर्स कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। उस बेसिक कंसेप्ट को काम में लगाते हुए सोचो, तीनों का डेंसिटी बराबर है और मास बराबर है, मतलब तीनों का वॉल्यूम भी बराबर है, मतलब तीनों का वेट भी बराबर है। पहला केस में वेट इज, पहला केस में बुआंट फोर्स B1, दूसरे केस में बुआंट फोर्स B2, तीसरे केस में बुआंट फोर्स B3। तीनों का वेट बराबर है, तो तीनों केस में बुआंट फोर्स बराबर है। तीनों केस में बुआंट फोर्स बराबर है। अब पहला केस को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला केस में हुआ ये है कि ये है आपका सॉलिड और यहां तक लिक्विड में ये डूबा हुआ है। लिक्विड हर जगह फोर्स देगा। कैसा फोर्स देगा? फंडामेंटल डेफिनेशन पे जाइए, तो लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स ए फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। मतलब लिक्विड यहां पर ऐसे फोर्स दे रहा होगा और यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, है कि नहीं? ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट है B1। अब बताओ, जो F1 है वो B1 से ज्यादा है कि कम है? क्योंकि ये दोनों फोर्स का कुछ डाउनवर्ड कंपोनेंट है कि नहीं? नेट फोर्स जब निकालेंगे, इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हो सकता है वो कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, ये दोनों डाउनवर्ड है और F1 अपवर्ड है, तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या हुआ? F1 माइनस दिस एंड दिस, दैट इज बुआंट फोर्स। F1 minus something is buoyant force, so F1 is more than B or less than B? अरे कैसे भाई?
F1 माइनस, मान लो ये फोर्सेस को आप F को हो गया, F1 माइनस 2F हो गया नेट फोर्स अपवर्ड, दैट इज बॉन्ड फोर्स। F1 माइनस 2F इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स, तीनों केस में बॉन्ड फोर्स बराबर है। F1 माइनस 2F इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स, F1 इज मोर देन B और लेस देन B? मोर देन B है कि नहीं? तो F1 से 2F माइनस करोगे तो B के बराबर होगा। Exactly in the same way you think for the second case and tell me, सेकेंड केस में F2 इज मोर देन B और लेस देन B। थोड़ा सोचो, फिगर को इमेजिन करो, ये हो गया आपका सॉलिड ब्लॉक, फोर्सेस ऑन द सॉलिड आर नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। अब सोचो F2 और ये दो फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट तीनों मिलके बनते हैं बॉन्ड फोर्स। F2 अकेला B से ज्यादा है कि कम है? कम है। F2 is less than B। Think about the third case। ये जो lateral forces है, I mean horizontal forces है, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। F3 itself is equal to B। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तीसरे केस में F3 is equal to B है कि नहीं? तो हमें मिल गया F3 is equal to B। यहाँ पर तीसरा केस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरे केस में ये जो फोर्सेस आ रहे हैं इसके ऊपर, ये नॉर्मल फोर्सेस है, ऐसे ऐसे, और ये सो दिस F3 इज इक्वल टू B। अब आपको पता चल गया सबसे ज्यादा कौन, सबसे छोटा कौन। सबसे छोटा हुआ F2, उससे बड़ा हुआ F3, उससे बड़ा हुआ F1। असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो F2 इज लेस देन F3 इज लेस देन F1। ये हो गया आंसर। क्या फंडामेंटल डेफिनेशन से ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? Is it understood? Yes. Yes, sir. Yes. आगे। Same sphere floats into different liquids as shown। यहाँ पर एक स्पीयर फ्लोट करवाया तो ऐसे फ्लोट किया, इस केस में ऐसे फ्लोट किया। क्या डिफरेंस नोट कर रहे हैं? एक केस में थोड़ा सा डूबा हुआ, दूसरे केस में ज्यादा डूबा हुआ है ना। एक केस में थोड़ा सा डूबा हुआ, दूसरे केस में ज्यादा डूबा हुआ है। दोनों ही केस में वेट बराबर है। नाउ दोनों केस में वेट बराबर है। यहाँ पर वेट इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स, यहाँ पर भी वेट इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि वेट एंड बॉन्ड फोर्स आर काउंटर बैलेंसिंग, इसलिए तो ये फ्लोट कर रहा है। B1 ज्यादा है कि B2 ज्यादा है? W and B1, W and B2 बोथ आर सेम, है ना, दोनों बराबर है। इसका मतलब B1 इज इक्वल टू B2 है। दोनों केस में बॉन्ड फोर्स बराबर है। लेकिन पहला केस में बॉन्ड फोर्स है ρ1 V1 G। V1 is the volume of solid inside liquid। दूसरे केस में it is ρ2 V2 G। V2 is the volume of the solid inside the liquid, है कि नहीं? अब V2 ज्यादा है कि V1 ज्यादा है? V2 ज्यादा है, ज्यादा वॉल्यूम अंदर है। V2 is more, मतलब ρ2 is less। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे as V2 is more than V1, ρ2 is less than ρ1। V2 is more than V1, ρ2 is less than ρ1। क्या बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? हाँ ठीक है। थ्योरी को कंप्लीट करते हैं आज इस चैप्टर को। ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए और एक तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को अभी देख लेते हैं, दैट इज समथिंग अबाउट फ्लोटेशन। कोई चीज फ्लोट कर रहा है तो उसके बारे में देखेंगे। सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई बॉडी, कोई सॉलिड बॉडी किसी एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, हम चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई सॉलिड था जो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये है वो लिक्विड जिसमें ये सॉलिड फ्लोट कर रहा है, और सॉलिड का कुछ हिस्सा जो है लिक्विड के अंदर है, सॉलिड का कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है। आप कहोगे कि ये है वो हिस्सा, अच्छा, और कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर है। जो लिक्विड के अंदर है वो थोड़ा ऐसा दिख रहा है। ठीक, समझ में आ गया?
अब ये कोई सॉलिड बॉडी फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। लिक्विड का डेंसिटी को रो एल कहो, सॉलिड का डेंसिटी को रो एस कहेंगे। वी आई इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। ठीक है, चलिए लिखते हैं। लेट वी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वी आई इज वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग लिक्विड, floating solid in liquid, and rho L is density of liquid, rho S is density of solid। चलो ये मान के हम आगे चलते हैं और कुछ रिलेशंस निकालते हैं। ये बात ठीक है भाई, ये बात है तो थोड़ा सोचते हैं। पहला, फॉर फ्लोटिंग, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो गिर नहीं रहा है, इट इज नॉट सिंकिंग, इट इज फ्लोटिंग। मतलब अपर वेट इज 0। याद रखना, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी अगर इसके नीचे कोई वेइंग मशीन रखेंगे तो रीडिंग क्या आएगा? 0, क्योंकि फ्लोट कर रहा था, लटका हुआ था, उसके नीचे वेइंग मशीन रखने से क्या होगा? तो आप कहेंगे अपर एंड वेट इज 0। अपर एंड वेट क्या होता था? इट वाज W माइनस P। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ बुआंट फोर्स आ रहा है, कुछ वेट आ रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सो कोई भी फ्लोटिंग बॉडी के लिए वेट मस्ट बी इक्वल टू बुआंट फोर्स। पहला चीज हमें समझ में आया। Keeping this thing in mind, let us go to next point. Weight is equal to buoyant force can be understood as density of solid into total volume of solid into G। ये हो गया weight of the solid। Buoyant force is density of the liquid into volume of the solid inside into G। समझ में आया? हाँ, अगर ये बात है तो आप देखोगे कि जी तो दोनों तरफ से गया, क्या मिल गया? वी आई वॉल्यूम इनसाइड बाय वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो व्हेनेवर ए सॉलिड फ्लोट्स इन ए लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इन द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपको भली भांति याद रखना है। आज का जो आर्टिकल है उसका ये पूरा स्केलेटन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से सारा चीज डिराइव होंगे। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर बात कुछ ऐसा हुआ कि रो एस इज लेस देन रो एल, देन वी आई is less than V। हाँ, ये तो obvious है। Vi is volume of solid inside liquid, V is the total volume, तो volume inside the liquid cannot be more than the volume of the solid, it is less than liquid। And what is happening? Body floats, being submerged, मतलब पूरा नहीं डूबेगा, ये सबमर्ज्ड होके रहेगा। समझ में आया? ओके। दूसरा केस में इफ रो एस इज ग्रेटर देन रो एल, सॉरी लेस देन, इक्वल टू रो एल कर लेते हैं, इज इक्वल टू रो एल, देन रो एस इज इक्वल टू रो एल, देन दोनों अगर बराबर हो गए तो ऑब्वियस है कि वी आई इज इक्वल टू वी। अभी बॉडी फ्लोट कर रहा है, बीइंग कंप्लीटली इमर्स्ड,
क्योंकि वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना। कंप्लीटली इमर्ज, पूरा डूब के ये फ्लोट करेगा। और if rho s is greater than rho l, then vi becomes more than v। क्या ये हो सकता है? आप पानी में डूबे हुए हो और आपका जितना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है वो आपका पूरा वॉल्यूम से ज्यादा है, इम्पॉसिबल। तो देन क्या होता है? ऐसा केस तो नहीं होता है। फिर क्या होता है? द बॉडी सिंक्स इनटू लिक्विड, डूब जाता है, ये लिक्विड में डूबेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। हम कहेंगे कि ये कोई एक कंटेनर है लिक्विड का और यहां पे ऐसा है लिक्विड। पता चला एक सॉलिड ऐसे फ्लोट कर रहा है, दूसरा ऐसे फ्लोट कर रहा है और तीसरा डूबा हुआ है। इसका रो S1 है, इसका रो S2 है, इसका रो S3 है। लिक्विड तो सबके लिए कॉमन है, लिक्विड सेम फॉर ऑल। पहला केस में आप क्या कहोगे? रो S1 इज लेस देन रो L। दूसरे केस में कहोगे रो S2 डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तीसरे केस में रो S3 इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या तीनों केस समझ में आ रहा है? डूबेगा कब? जब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। नहीं? बढ़िया बढ़िया। अब सोचने वाली बात यह है कि तीनों अब ब्लॉक रेस्ट में है। अब इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस होता है, थोड़ा ध्यान से सोचना और समझना। अगर ये जो ब्लॉक है जो रो S1 इज लेस देन रो L, समझ लेना, लिखेंगे नहीं और समझ के दिमाग पे लिख लेना। इसको अगर थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, अब क्या है? इसका बॉन्ड फोर्स और वेट बराबर है। हियर बॉन्ड फोर्स इज सेम एज वेट, हियर बॉन्ड फोर्स इज सेम एज वेट। क्या यहाँ पर बॉन्ड फोर्स इज सेम एज वेट? नो, ये फ्लोट नहीं कर रहा है। फ्लोटिंग बॉडी के केस में, इस केस में तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा होगा, नहीं? तो आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन प्लस बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट, है ना। तो इन दोनों केस में बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट है, बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट है। हियर बॉन्ड फोर्स इज लेस देन वेट। अगर ये जो बॉडी है इसको थोड़ा सा हम दबाते हैं नीचे, क्या वेट तो जो था वही रहेगा, बट नाउ बिकॉज ऑफ प्रेसिंग मोर वॉल्यूम विल गो इनटू द लिक्विड, तो बॉन्ड फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि मोर लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड नाउ। अब थोड़ा जब दबा के रखें, वेट तो वही है लेकिन बॉन्ड फोर्स बढ़ गया है। अभी अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? बॉन्ड फोर्स ज्यादा हो गया, इट विल गो बैक एंड इट विल ऑसिलेट। बाद में हम SHM चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकालेंगे। लेकिन समझ में आया कि दबा के छोड़ो तो फिर से ऊपर भाग जाएगा। इस केस में बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट था। जब दबाएंगे नीचे, पहले ही कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा था, क्या अंदर दबाने से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा कि सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा कि लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? सेम। अरे भाई, जितना वॉल्यूम पूरा ही तो डूबा हुआ था, अब यहां पे रखो या यहां पे रखो, कहीं भी रखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगा ही। मतलब इसको नीचे दबाने से बॉन्ड फोर्स नहीं बढ़ने वाला। आर यू गेटिंग? मतलब दबा के अगर छोड़ दोगे, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा। आर यू गेटिंग? अब इसको यहां पर फ्लोट कर रहा है, इसको खींच के यहां पे ले आया तो यहां पर भी उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है जितना वो यहां पे कर रहा था। तो इस पोजीशन में भी उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स वही है, वेट तो वही था ही, जहां छोड़ोगे वहीं लटक जाएगा। इट कैन बी केप्ट एनीवेयर इनसाइड द लिक्विड। तीसरे केस में वो तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? इसको डुबा के छोड़ दो तो फिर से वापस भागेगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा। नहीं?
और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचता हूं और छोड़ देता हूं तो क्या होगा? इफ आई पुल ए पार्ट ऑफ इट अबव द लेवल ऑफ लिक्विड, तो बुआंट फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि पहले पूरा डूबने से बुआंट फोर्स वेट के बराबर होता था। बुआंट फोर्स कम हो जाएगा, वेट ज्यादा है, छोड़ देंगे तो गिरेगा, गिरेगा तो घुसेगा। जब तक इस लेवल तक पहुंचेगा उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि एक्सीलरेट किया, उस वेलोसिटी के चलते वो नीचे चलते, क्योंकि एक बार पूरा घुसने के बाद नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। वो चलते जाएगा, चलते जाएगा, भागते जाएगा, भागते जाएगा, इट विल कीप ऑन मूविंग डाउन। अगर विस्कोसिटी को हम इग्नोर करते हैं, फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे डुबा के छोड़ते हैं, जहां छोड़ेंगे वही रुक जाएगा। थोड़ा सा ऊपर खींच के छोड़ देते हैं, फिर वो घुसेगा और भागते चलेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। इट विल नेवर स्टॉप अनलेस अंटिल इट स्ट्राइक्स द फ्लोर और समवेयर एल्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, असर्शन रीजनिंग में कुछ भी आ सकता है। सारा चीज लिखेंगे तो कहानी बन जाएगा। आप लोगों को चीजों को समझना जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, आइस ब्लॉक इन वाटर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिलेगा आइस ब्लॉक और वाटर वाला कहानी, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर फ्लोटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो 95% चांस है कि उससे आएगा, 10% है दूसरा सॉलिड को डुबो देंगे। तो आपको जानने के लिए ये मालूम रखना है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी, ये आपको याद रखना है, जो कि 900 kg पर मीटर क्यूब की बराबर है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब की बराबर है। जब कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करेगा, आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करेगा, ये है आइस ब्लॉक, पानी के अंदर है, ये आइस ब्लॉक है, पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये आइस ब्लॉक है जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है। हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम आउटसाइड एंड व्हाट इज द वॉल्यूम इनसाइड। V is total volume of ice, that is V outside plus V inside, and Vi by V is density of solid by density of liquid। स्केलेटल इक्वेशन हम बोले थे, आपको याद रखना है। अब इसमें ये 0.9 है, ये 1 है, तो इट इज 0.9 है ना। तो वॉल्यूम इनसाइड इज 0.9 V, जबकि वॉल्यूम आउटसाइड हो जाएगा 0.1 V, मतलब पूरा वॉल्यूम का 10% रहेगा, ये 10% ऑफ V और ये 90% ऑफ V। जब भी कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करता है उसका 10% रहता है पानी के लेवल से ऊपर। डाटा याद रखना है, 10% ऊपर रहेगा और 90% नीचे रहता है। बड़ा ब्लॉक हो, छोटा ब्लॉक हो, सिलिंड्रिकल ब्लॉक हो, कोनिकल ब्लॉक हो, कैसा शेप का ब्लॉक हो, वॉल्यूम अबव द लिक्विड लेवल, वाटर लेवल विल बी ओनली 10%, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द लिक्विड लेवल और वाटर विल बी 90%। वो टाइटनिंग वाला कहानी तो सुने होंगे ना आप लोग। वो लोग जहाज में जा रहे थे, ये पानी है और उनको दिखा कि कोई एक बड़ा सा ग्लेशियर पानी में फ्लोट कर रहा है, सोचे इतना छोटा सा है बगल से निकल जाएंगे, और पता चला बगल से निकल गए और नीचे था 90% टुकड़ा गए उसके साथ। कहानी बन गया टाइटनिंग वाला, सुनिए ना। ऊपर जितना दिखता है 9 टाइम्स नीचे रहता है। तो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द वाटर। समझ में आया क्या? हाँ, ये ई गया एफ। When a floating ice block melts, हाँ, when an ice block floating in water, थोड़ा सा स्टेटमेंट को ठीक कर देते हैं।
when a ice block floating in water melts, the level of water in container remains same. बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें क्या है कि कुछ पानी था, इस पानी में कोई आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था, ऐसा, ठीक है। अब हुआ यूं है कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर का आइस अभी मेल्ट कर जाएगा। कंटेनर का आइस जब मेल्ट कर जाएगा, जस्ट ए मिनट, कंटेनर का आइस मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट करने के बाद भी लेवल वही रहेगा जो पहले था। लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर रिमेन सेम इवन आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब ये स्टेटमेंट याद रखेंगे क्यों? क्योंकि हम प्रूफ तो कर लेंगे, वेरिफिकेशन आप चाहो तो लिखो, मत लिखो, आपकी मर्जी है। हुआ यूं है कि यहां पर लिक्विड है और यहां पर कोई एक आइस ब्लॉक है। आइस ब्लॉक मेल्ट किया, उसके बाद भी लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इज सेम। चलिए देखते हैं क्यों, कैसे, ऐसे कैसे होता है। लगता है कि ऊपर जो वॉल्यूम था वो मेल्ट करेगा तो थोड़ा लेवल बढ़ जाना चाहिए, लेकिन लेवल बराबर रह रहा है। बोल रहा है कि दोनों केस में लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर रिमेन सेम। समझ में आया? चलिए देखते हैं। समझने के लिए मैं कुछ ऐसे करता हूं कि यहां से जो लिक्विड था इसको मैं ऐसे निकाल दिया। मान लो कि मैं जो आइस ब्लॉक था यहां से निकाल दिया। जस्ट इमेजिन ए हाइपोथेटिकल केस। नाउ यहां पर कुछ गड्ढा बन गया है। दिस इज व्हाट इज ए एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस्ड। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा दूसरा फिगर बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओहो, यस, तो यहां पर एक गड्ढा बन चुका है जहां पर हमने क्या किया, एक गड्ढा बन चुका है जिसमें हम आइस को निकाल दिए, गड्ढा बन गया। जो वॉल्यूम बना यहां पर कितना है, वो Vi है, क्योंकि यहां पर पहले से ये Vi वॉल्यूम ऑक्युपाई किया था। अब ये गड्ढा बना है Vi। अब जो आइस हम निकाल लिए हैं बाहर, उस आइस को मेल्ट करते हैं। इस आइस ब्लॉक को चलो मेल्ट करते हैं। इस आइस ब्लॉक को जब हम मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। और उस पानी को लाके इस गड्ढे में डालेंगे। गड्ढे में डालने से जो पानी निकला उसका वॉल्यूम अगर Vi से ज्यादा होगा तो पानी ऐसे भरेगा, मतलब लेवल विल इंक्रीज। अगर जो पानी निकलेगा उसका वॉल्यूम Vi से कम होगा तो फिर पूरा नहीं भरेगा, कुछ हद तक भरेगा, बाकी जगह खाली रहेगा, मतलब लेवल विल डिक्रीज। तो हमें देखना है कि लेवल ऑफ कंटेनर इन द लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज। कब बराबर रहेगा, यहां से जितना पानी निकलेगा उसका वॉल्यूम अगर Vi के बराबर हो गया तो उसी लेवल तक भरेगा, लेवल विल रिमेन सेम। तो हमें चेक करना है Vi क्या है, हमें मालूम है, हमें मालूम है, we know that Vi is 0.9 times V, नहीं, और हम निकालना चाहते हैं V डैश। क्या V डैश, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ आइस, है कि नहीं। अच्छा, 5 kg का आइस को मेल्ट करवाएंगे, जो पानी निकलेगा इसका मास क्या होगा, 5 kg और मोर देन 5 kg और लेस देन 5 kg। समझ में आना चाहिए, मास इज द स्टफ, है ना, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड, वो तो वही रहा, है कि नहीं। मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। कोई बॉडी को गर्म करो, मेल्ट करो, गैस करो, मास इज रिमेनिंग सेम। The total number of electron, proton and neutron inside is remaining same. That is not going to change. So mass remain same.
5 kg आइस को मेल्ट करेंगे तो 5 kg पानी निकलेगा, लेकिन पानी का डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम घटेगा। समझ में आया? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट? वी कॉल इट VDS। कैसे पता करेंगे? इट इज मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर क्या है? इट इज डेंसिटी, मास सेम इज मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ आइस क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू पूरा वॉल्यूम इनटू दैट्स ऑल। दिस इज द मास ऑफ आइस बाय रो W। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और यहां पर जो हमारा डेंसिटी ऑफ आइस है वो कितना है? 0.9 इंटू V, और रो W इट इज 1। सो व्हाट यू फाइंड? V डैश, द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ आइस इज 0.9 V। और पहले जो गड्ढा बना था वो भी 0.9 V था, तो व्हाट विल हैपन? V डैश और VI बराबर है। यू सी V डैश इज इक्वल टू VI। इसका मतलब लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। क्या समझ में आया? नेक्स्ट, an ice block embedded with, embedded का क्या स्पेलिंग होता है? EMBE, डबल डी होता है कि सिंगल डी होता है? मालूम नहीं, इंग्लिश लोगों को बताएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। ए आइस ब्लॉक कंटेनिंग सम पीसेस ऑफ cork was floating in water. If ice block melts, the level of water in container remain same. दो स्टेटमेंट को एक साथ समझाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन आइस ब्लॉक containing some pieces of पीसेस ऑफ, कहाँ गया? अरे और एक तो पीसेस, हाँ, पीसेस ऑफ आयरन, कुछ आयरन ब्लॉक थे उसके अंदर, was floating in water. If ice block melts, the level of water in container decreases. अगर आइस ब्लॉक के अंदर कुछ हल्का फुल्का चीज है, हल्का फुल्का चीज मतलब जो चीज पानी में फ्लोट करता है, और वो मेल्ट कर गया तो लेवल वही रहेगा। आइस ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई चीज है जो कि डेंसर देन वाटर है, जैसे आयरन हुआ, मेल्ट करेगा तो पानी का लेवल घटेगा। समझना? बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। ये कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है, यहां पे कोई आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था। इसके अंदर क्या हुआ? अंदर हुआ यूं कि इसके अंदर एक कॉर्क रखा हुआ था, कॉर्क। सब कुछ फ्लोट कर रहा था, सब कुछ फ्लोट कर रहा था, मतलब ये जो पूरा वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को जो बॉन्ड फोर्स आ रहा था वेट के बराबर था। मेल्ट करने के बाद जो कॉर्क है, और वो पहले भी फ्लोट कर रहा था, अब भी, उसके बाद भी वो फ्लोट ही करेगा। अगर सिर्फ पानी होता तो लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन सेम,
लेकिन अभी सोचो कॉर्क के बारे में, इसके अंदर होते हुए फ्लोट कर रहा था, मेल्ट करने के बाद भी वो फ्लोट करेगा। मतलब पहले कॉर्क के ऊपर जितना बॉन्ड फोर्स आ रहा था इनडायरेक्टली आ रहा था, नहीं इनडायरेक्टली आ रहा था, डायरेक्टली भी उतना ही आएगा। मतलब द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी सेम बिफोर मेल्टिंग एंड आफ्टर मेल्टिंग, तो लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन सेम। लेकिन अगर ये कॉर्क की जगह आयरन होता, पहले आयरन तो फ्लोट कर रहा था क्योंकि आयरन का वेट ज्यादा है, फिर भी बॉन्ड फोर्स ज्यादा था, ये आइस के अंदर था तो बॉन्ड फोर्स ज्यादा मिल रहा था, ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा था। तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करने के कारण क्या हो रहा था, बॉन्ड फोर्स वेट बराबर थे। मेल्ट करने के बाद आयरन ब्लॉक विल सिंक। मतलब अभी क्यों सिंक कर गया, अभी बॉन्ड फोर्स उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है, उसका वेट को काउंटर नहीं कर पा रहा है, पहले कर रहा था। मतलब पहले बॉन्ड फोर्स वेट की बराबर था और उसको फ्लोट करवा रहा था, अब बॉन्ड फोर्स वेट की बराबर नहीं है, कम है, इसलिए सिंक कर गया। बॉन्ड फोर्स कम हो गया, मतलब पहले ये ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा था, अभी ये कम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ऐसे फ्लोट करते वक्त जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा था, अभी ये मेल्ट करने के बाद जब ये डूबेगा कम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, मतलब लेवल विल कम डाउन। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये याद रखना। ठीक है, इसके रिलेटेड ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे। विल सी इट, टाइम अगेन लिमिट्स एवरीथिंग, दैट इज ए कंस्ट्रेंट, विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।